हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक चैप्टर लाइट के बारे में। ठीक है, तो बोर्ड पे पहले मैंने आपको केवल लाइट लिखा हुआ है, पूरे चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पहले मैं आपको लाइट से कुछ रिलेटेड टर्म बता देना चाहता हूँ। ठीक है, पहले माइंड में ये आता है कि लाइट है क्या, तो कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ उसके बारे में। आप चाहे तो उसको कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, नहीं लगता है कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि पहला, लाइट क्या है? लाइट क्या है? तो लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, या बोल सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? लाइट। फिर दूसरी चीज, क्या हम लाइट को देख सकते हैं? नहीं, हम लाइट को देख नहीं सकते, लेकिन हम लाइट के हेल्प से किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द लाइट वी कैन सी एनीथिंग। ठीक है, फिर तीसरी चीज आती है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? तो लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो फ्री स्पेस और एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका नोटेशन कहीं कहीं पर v ना करके c से करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आपको मैं बताऊंगा इसमें नोट डाउन के लिए, ये कैसे ट्रेवल करती है, कौन से वेव के फॉर्म में करती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैसा करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। एंड फोर्थ, इसका नेचर कैसे होता है, मतलब कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है या किसी वेव की तरह। अब माइंड में आया कि पार्टिकल वेव में क्या डिफरेंस है, तो अभी आप उस पर ज़्यादा परेशान मत करिए, क्लास 12th में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में अभी आपको बता दूंगा कि पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है, तो जो इसका नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। क्या होता है वो? डुअल नेचर। डुअल नेचर में क्या आता है? डुअल नेचर में एक तो आता है आपका पार्टिकल नेचर, एक आता है आपका पार्टिकल नेचर, एंड सेकंड वन इज वेव नेचर। ठीक है, अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट जो बताऊंगा, हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा इसका कलर कौन सा हो। ठीक है, तो लाइट का कलर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन लाइट में कौन से कलर प्रेजेंट होते हैं इसको हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, सनलाइट में आपके कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट में कौन से कलर प्रेजेंट होते हैं? अब मेरे पास तो कुछ मार्कर पड़े हुए हैं, तो कुछ कलर्स, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ 7 कलर्स। कौन से? 7 कलर्स। जैसे ये आपके पास रेड है, ठीक है, तो ये 3 कलर आपके पास, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो 7 कलर्स में कौन से शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ? विद यू। ठीक है, आगे आप इनको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी शॉर्ट में ही कर दे रहे हैं। तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 5 चीजें आप अगर नोट डाउन कहीं कर लें तो आपके लिए कहीं पर हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखिए बात ये होती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल और वेव की तरह, दोनों की तरह बिहेव करता है। तो हमारे पास जो सिलेबस में है केवल वो पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि लाइट अगर पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा तो वो एक रे की तरह चलेगा। कैसे चलेगा? रे की तरह। ठीक है, पार्टिकल नेचर कैसा बिहेव करेगा? वो एक रे की तरह चलेगा, रे की तरह ट्रेवल करेगा। एरो आपको बना दे रहा हूँ, उसका रे का डायग्राम कुछ ऐसा। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देख लें इधर। ठीक है, आपका ये हो गया। एंड अगर वेव है तो वेव कैसा फॉर्म करेगा? वेव कुछ यूं करेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर केवल क्या पढ़ना है आपको? पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, लाइट। लाइट के अंदर आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअली में
लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसके दो फिनोमिना यहाँ पर पढ़ने हैं। वो क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो वो एक रे की तरह ट्रेवल करेगा, और उसके बहुत सारे फिनोमिना होंगे, जैसे कि आपके रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, वेव की बात करें तो डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, मतलब नहीं पढ़ा होगा, 12th में पढ़ेंगे आप। डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ऐसा बहुत सारे फिनोमिना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें प्रॉपर्टी बताता हूँ कि जो रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझाना चाहूंगा रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन का हिंदी मतलब होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। लाइट का भी लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए, हिंदी मतलब प्रकाश। ठीक है, अब बस समझिएगा। रिफ्लेक्ट आप लोग इंग्लिश में जो पढ़ रहे होंगे या फिर जो हिंदी में पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। परावर्तन, जैसे परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी चीज से वापस आ जाना, और इंग्लिश में रिफ्लेक्ट का मतलब होता है भी वही चीज, आप इंग्लिश में समझ रहे होंगे कि किसी चीज से स्ट्राइक करके वापस आ जाना। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले मैं आपको रे डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, कि लाइट कैसे किसी भी पॉली सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद कैसे रिफ्लेक्ट होती है, वो फिनोमिना आपको यहाँ पर इमेज के थ्रू समझना है। मान लीजिए आपके पास कोई पॉली सरफेस है, इस पॉली सरफेस का नाम मैं आपको दे रहा हूँ टीवी। ठीक है, आपके पास कोई इंसिडेंट रे इस पे इंसिडेंट होती है। क्या होती है? इंसिडेंट होती है। जैसे कि आपकी कोई लाइट है, सोर्स है, क्या है? लाइट सोर्स है, इसको हम मानते हैं एस। यहां से लाइट सोर्स आई और इस पे इंसिडेंट। ठीक है, किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। अब ये जो सरफेस है इसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर बोल सकते हैं क्या? पॉली सरफेस। तो इसका जो नेचर होता है वो बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट को क्या करना? बाउंस बैक कर देना, उसको मीडियम चेंज करने नहीं देता है। ठीक है, तो जब सोर्स ऑफ लाइट से जब ये रे इस पे इंसिडेंट हुई पॉइंट ओ पर, तब क्या करेगा? इसका जो नेचर होगा ये बाउंस बैक कर देगा सेम मीडियम। तो इस लाइट को जो बोला गया, ये बोला गया इंसिडेंट लाइट, या देखिए कहीं कहीं पर सही से लिखना चाहिए इंसिडेंट लाइट रे। देखिए मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं आपको, वैसे गलतियां भी मत करिए। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये जो आपका आएगा इसको बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये हो गया आपका रे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, डायग्राम कभी भी बनाइएगा तो इसमें एरो जरूर आप नोटेट करिएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ द रे या फिर जो भी चीज आपका वेव का फॉर्म का वो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि आपने इसको इसी पाथ से क्यों लेकर? क्या हम इसको इस पाथ से नहीं ले जा सकते थे, या फिर हम इसको इस पाथ से नहीं ले जा सकते थे? क्या आपने इसी पाथ से क्यों ले गया? ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब रिफ्लेक्शन आया तो रिफ्लेक्शन दो रूल लेकर आया। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो रूल क्या थे? शॉर्ट में समझिएगा। पहला जो रूल था वो था एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, और इसी फिनोमिना को, इसी अगर आप इस रूल को समझ जाएंगे तो इस फिनोमिना को आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि इस पाथ को क्यों ये फॉलो कर रहा है जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए एंगल I इक्वल्स टू एंगल R का मतलब ये है, जो एंगल I है वो है इंसिडेंट एंगल, और एंगल R जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होता क्या है। देखिए जब कभी भी लाइट इंसिडेंस होती है किसी भी पॉली सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंस हो रही है सबसे पहले आप वहां पर क्या करें? नॉर्मल खींचिए। उस सरफेस पे आप नॉर्मल खींच दिए, ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? एंगल I, या फिर बोल सकते हैं इंसिडेंस एंगल। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन अब बात ये करते हैं कि ये लाइट तो चलिए ठीक है, ये तो सोर्स से निकली लाइट इंसिडेंस हो गई, लेकिन यहां से लाइट ही क्यों गई?
क्या यहाँ से नहीं जा सकती थी या यहाँ से नहीं जा सकती थी? तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो रूल है एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, इसी के बिहाफ पर ये इस बात को फॉलो कर रही है। एक्चुअली में ये रूल क्या बोलता है कि कभी भी कोई लाइट अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना फॉलो कर रहा है तो उसमें इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो लाइट जब इंसिडेंस करी तो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल I बनाई, ठीक है। तो अब आगे क्या करेगा, नॉर्मल से उतने ही एंगल पर जितने एंगल पे इंसिडेंस बना है, तो ये एंगल यहाँ से जितना बना है उतने ही एंगल पे ये एंगल आप बनाइए, जहां पर वो एंगल कंप्लीट होता है आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R मिलेगा। अगर आप देखिए तो ये रेड वाला आपको एक्सेस में दिखेगा और ब्लैक वाला आपको कम दिखेगा, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइनें थी ब्लैक एंड रेड वाली, ये रिफ्लेक्शन के टाइम पर फॉलो नहीं कर सकती। अब बात समझ में आ रहा है ना कि इस बात को क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एंगल I और एंगल R के रूल को फॉलो करता है। एंड सेकंड रूल क्या था रिफ्लेक्शन का, वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। सेकंड रूल ये था, बहुत सिंपल सा है, कि जब इंसिडेंट लाइट होती है और नॉर्मल खींचते हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट, तीनों को अगर ध्यान से देखिए तो पॉइंट O पर आपको दिख रहा होगा, तीनों पॉइंट O पर लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं, अच्छा ध्यान से देखिए, इंसिडेंट लाइट को देखें तो इसका ये क्या है, टॉप है, और ये क्या है, फुट है। नॉर्मल का टॉप ये है, फुट ये है, इसका टॉप ये है, फुट ये है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फुट ऑफ इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट लाइज एट अ सेम पॉइंट एट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख देते हैं, वैसे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। शॉर्ट में लिखूंगा, फुट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे लाइज एट सेम पॉइंट at reflecting surface, ठीक है। ये चीजें हैं, आप इसको पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसमें अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कि कोई भी सरफेस होगा तो कैसा वो वहाँ पर रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अभी बहुत सारे आपके आगे चल करके मिरर के डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले अभी कुछ आपके माइंड में जो डाउट चल रहा होगा मैं उसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि आपके माइंड में ये डाउट चल रहा होगा कुछ बच्चों के कि हो सकता है कि सर ने ये बताया कि सरफेस सर ने प्लेन बनाया और लाइट इंसिडेंस कराई, नॉर्मल खींचा और उसके बाद क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन शो कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर आपने तो केवल ये चीजें शो कर दी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि सरफेस क्या हो, प्लेन, ठीक है। अगर आपका रफ सरफेस है, रफ का मतलब इरेगुलर, रफ का मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, वहां पर इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, कोई कर्व टाइप में है, तब पर भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता क्या होगा ही, अगर ये कब, जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तब, ठीक है। मान लीजिए आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए सपोज दैट अगर इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आई, दिख रहा है, अगर लाइट इंसिडेंस यहाँ पर हुई तो इसका पाथ क्या होगा, ये तो इधर भी जा सकता है, ये तो इधर भी जा सकता है कि नहीं। आपके माइंड में तो डाउट चल ही रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप चैप्टर सर्किल कोई पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे तो मैं आपको बता दूंगा, किसी भी कर्व पर अगर आपको टेंजेंट खींच दिया जाए, क्या कर दिया जाए, टेंजेंट खींच दिया जाए, जैसे किसी पॉइंट, मैं पॉइंट P मानता हूँ, इस पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल खींच सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैं यहाँ पर पूरे कर्व पर नॉर्मल कहीं नहीं खींच सकता। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक क्या करूंगा, टेंजेंट खींच दूंगा, टेंजेंट खींच दिया, उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, नॉर्मल, और ये हो गया नॉर्मल। अब वही सेम रूल आप फॉलो करिए, इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिंग एंगल R, ठीक है। यहाँ किसी भी सरफेस, आपके पास कोई भी सरफेस हो, अगर वहां पर आप क्या करते हैं,
सरफेस पे अगर कोई भी प्लेन सरफेस नहीं है तो वहां पर आप क्या करिए, टेंजेंट खींचिए, उसके बाद नॉर्मल खींच दीजिए, आई और आर इक्वल कर दीजिए, आपके पास ये चीजें आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि जो बेसिक क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जैसे कि कोई भी सरफेस दिखा देगा कि वहां पर किसी सरफेस के लिए इंसिडेंट आई इज इक्वल टू, इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू 30 दिया गया है, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा, आर इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपको जैसे कि बताया कि फर्स्ट रूल को फॉलो करिए, उसमें भी वही आंसर आएगा, क्या, 30। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अभी अपन लोग रिफ्लेक्शन के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल क्या डिफाइन पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब डिफाइन समझा दे रहे हैं आपको चीजें, उनमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। बाकी उनसे रे डायग्राम क्या बनता है, कैसे बनता है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जब डायग्राम शुरू करेंगे तो वो डायग्राम के बारे में ही बात करेंगे। अब हम आपको बता दे रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें शॉर्ट में, रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन यहां पर देखिएगा, पहले मैं बता दे रहा हूं, रिफ्रैक्शन का हिंदी मतलब होता है अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। देखिए वहां पर अगर आपने डिफाइन को सही से देखा होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि द फिनोमेना ऑफ लाइट टू बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्टार्टिंग एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर कोई इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक होती है और वो बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में, मतलब वापस किसी मीडियम को चेंज किए हुए, तो क्या होता है, इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन थोड़ा उससे डिफर, यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, पाथ वहां पर भी चेंज होता था, पाथ यहाँ पर भी चेंज होगा, लेकिन वहां पर मीडियम चेंज नहीं होता था। जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही थी उसी मीडियम में वो ट्रेवल करती है, केवल पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, लाइट अपने पाथ को भूल जाती है, मतलब कि वो अपने पाथ को चेंज कर देती है, लेकिन उसमें क्या चीज नया चेंज आ गया, इसमें ये नया चेंज आ गया कि ये मीडियम भी चेंज करती है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप किसी भी बाल्टी में, कोई पकड़ लीजिए, बाल्टी लीजिए, उसमें अगर आप पेंसिल डालेंगे ना, पेंसिल डालेंगे तो आपको पेंसिल ऐसे खड़ी नहीं दिखे, मतलब भाई उसमें वाटर भी भरती, वाटर ब्लू होता है, ब्लू है पानी, तो इसमें आपको मैं पहले ब्लू दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सपोज आपका वाटर है, तो अगर आप, ठीक है, तो अगर आप पेंसिल इसमें डिप करेंगे तो पेंसिल आपको क्या होगी, पूरा सीधी नहीं दिखेगी। ठीक है, वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। क्यों बेंड होती है, उसका कुछ ये कहीं पर ये ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए वो कुछ ऐसी हो जाएगी। मैं ब्लैक से बना देता हूँ क्योंकि ये ब्लैक पेंसिल है ना आपकी, नहीं रेड से कर देते हैं कि जो उसका दूसरा पोर्शन है, आपको ये ऊपर ब्लैक वाला ऐसा थोड़ा टेढ़ी इधर या इधर दिख सकती है, किधर भी दिख सकती है, वो मीडियम पे डिपेंड करेगी वो एक्चुअली में। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, मैं उसको डिफाइन करूँ तो डिफाइन लिखवा दूँ। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ लाइट टू चेंज इट्स पाथ व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फिर से बोल दे रहा हूँ, द फिनोमेना ऑफ लाइट to change its path when it goes from one medium to another medium। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि डिफाइन बहुत सिंपल सी है, आपको आ जाएगी। अब बात करते हैं इसमें, देखिए रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक होगा वो आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, अभी मैं समझिएगा कि टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी टॉपिक आपका चल रहा है, लेकिन उसमें मैं आपको पहले चीज समझा दे रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक ऐसी चीज होती है जो मीडियम के अंदर क्या करता है, वो ये प्रॉपर्टी ये करता है कि किसी मीडियम की प्रॉपर्टी को शो करता है कि वो कितना अच्छा वो बेंड करा सकता है लाइट को। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएगा कि कितना अच्छा वो लाइट को बेंड करा सकता है। ठीक है, अगर इसको नोटेशन की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर इसको एन से कर देते हैं। ठीक है, आपका देख लीजिएगा आपकी बुकों में क्या चीजें होता है, कहीं कहीं पर इसको एन से कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन में, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं आपको सबसे सिंपल बताता हूँ, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसका होता है,
याद कर लीजिएगा तुरंत, डायमीटर, ठीक है, किसका होता है, डायमीटर। इसकी जो वैल्यू होती है 2.42 होती है। अच्छा, अब बोलेंगे 2.42 क्या, मीटर सेंटीमीटर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए सी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी तो है। v क्या है, वेलोसिटी है, बस मीडियम चेंज है। तो जब आप ऊपर लिखेंगे मीटर पर सेकंड अपॉन में मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, कट जाएगा। और एक्चुअली में कटता नहीं, वो आप सब रूल जानते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो केवल आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है जो प्रॉपर्टी के बेंडिंग नेचर को बताता है कि वो कितना अच्छा लाइट रे को बेंड कर सकता है अपने मीडियम में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग डायग्राम। इस डायग्राम को समझिएगा रिफ्रैक्शन के। मान लीजिए आपके पास यहाँ एयर मीडियम है और ये आपका ग्लास ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, जो भी है, दोनों मीडियम चेंज है, ठीक है। तो इसमें कैसे क्या फिनोमेना होता है, इसको देखिएगा पहले। लाइट इस पे अगर इंसिडेंस हो रही है तो लाइट कहाँ पे जाएगी, लाइट अगर इस पे इंसिडेंस हो रही है तो कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट इंसिडेंस हुई किसी सोर्स से, एस से आई, पॉइंट ओ पर जब इंसिडेंस होगी तो सबसे पहले भाई सेम चीज इसमें भी होगा। हम लोग क्या कर दिए, इस पे नॉर्मल खींच दिया, क्या कर दिए, नॉर्मल। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल। अब बात ये होती है कि लाइट अपने पाथ को चेंज करेगा, लाइट अपने पाथ को चेंज करेगा, तो वो किधर जाएगा। देखिए सबसे पहले जो एयर है और जो ग्लास है, जो एयर है और ग्लास है, ये अलग अलग मीडियम है, ठीक है। आपके पास एक डेंसर है और एक रेयर है, ठीक है। लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो अलग केस होगा, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अलग केस होगा। तो रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर, दोनों के लिए अलग अलग केसेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एयर जो है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, एयर जो है सिंपल लैंग्वेज देखिएगा, एयर अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही डेंसिटी इसकी कम होगी, लेकिन ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपल से अगर मानते हैं कि कोई आपके पास 2 रोड दिया गया, कोई आपके पास 2 रोड है, एक पे 10 लोग हैं, एक पे 20 लोग हैं। मैं आपको दौड़ने के लिए बोल दूं तो आप सबसे ज्यादा किस पे तेज दौड़ोगे, 10 पे दौड़ो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम है। अगर आप तेज बाइक चलाओ तो बाइक क्या होती है, कहते नहीं आप ज्यादा उड़ रहे हो, ज्यादा तेज चलने पे क्या होता है, आप उड़ने लगते हो। उड़ने का मतलब क्या है, अपने पाथ से आप सीधे ना जा करके क्या करोगे, आप देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, जब लोग कम होंगे, मतलब एयर में लोग कम थे, एयर में लोग कम थे, अब कम से वो ज्यादा में जा रहा है, मतलब कि वो एयर से ग्लास में जा रहा है, मीडियम चेंज कर रहा है, तो अपने पाथ में क्या करेगा, वो चेंजेस लाएगा। अब जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए 10 से जब 20 में जाएगा, लोग ज्यादा आ जाएंगे तो आप ब्रेक मारेंगे ना, मतलब डाउन होंगे। डाउन का मतलब क्या है, वो टुवर्ड द नॉर्मल झुकेगा, मतलब कि अब इसका पाथ किधर हो जाएगा, वो पाथ ये हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई भी लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मतलब कि रेयर से डेंसर में जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं इसी केस को देखो, लाइट क्या होती है, रिट्रेसिंग प्रॉपर्टी रखती है। अगर मैं इस डायग्राम को रिवर्स कर दूं, मतलब कि ग्लास से अगर एयर में जाऊंगा तो देखिए ध्यान से ये क्या कर रहा है, अब ये देखिएगा ध्यान से इसको, ठीक है, डायग्राम को। अगर मैं इसको आगे फॉलो कर दूं तो देखिए ये लाइट यहाँ से गई, अब देखिए एयर में जब जा रहा है तो सीधे जा करके वो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर जा रहा है, ठीक है। तो रिट्रेसिंग प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको, ये चीज आप डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप बना सकते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन आपका ये चीज हो गया। अब बात समझिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए अगर n1 है और इसका अगर n2 है, तो स्नेल सर क्या बोलते हैं, देखिए अब यहाँ पर भी 2 रूल है, ठीक है। पहला रूल जो है वो स्नेल लॉ है, क्या है वो, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या बोलता है वो देखिएगा, वो ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, मतलब कि n1, मैं n1 फर्स्ट ले रहा हूं, ठीक है, रिफ्रैक्टेंस ऑफ दैट मीडियम इनटू साइन ऑफ दैट एंगल। अब बात समझिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में कौन सा एंगल बनता है, एंगल आई इंसिडेंट। तो मैं बोला कि स्नेल सर ने क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए ये टर्म आप क्लास 10 में कहीं नहीं देखेंगे, ठीक है, क्लास 10 में आप ये टर्म देखेंगे नहीं, लेकिन जो आपका फॉर्मूला का ओरिजिन होगा वो इसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है, ठीक है, इसी फॉर्मूले से। कि किसी भी, यहाँ मैं हटा दे रहा हूँ समझने के लिए,
अभी समझिएगा, कभी भी जो मतलब जो इसने ने बोला था वो ये बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम एंड इंसिडेंस एंगल, या फिर आप बोल सकते हैं साइन ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम देख रहे हैं तो वो कांस्टेंट होगा। इसी से इसने सर ने यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट किया था। कहने का मतलब क्या बताया था कि अगर मैं फर्स्ट मीडियम एयर की बात करता हूँ तो N1 क्या बात करते हैं यहाँ पर देखिए, N1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। सेकंड की बात करें तो N2 इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये दिस इज द सेकंड। अगर मैं सेकंड और फर्स्ट को देखूं तो इसमें आरएचएस क्या है, इक्वल है। मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं, मतलब N1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर। और मैं अगर देखूं तो ध्यान से देखिएगा, साइन आई अपन साइन और मैं एक साइड में कर ले रहा हूं, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू N2 ओवर N1। ठीक है, अब आप जानते हैं साइन आई साइन आर, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं तो यही फॉर्मूला बन जाता है स्नेल लॉ, मतलब कि साइन आई साइन आर। अब ध्यान से देखिएगा, लाइट किस मीडियम में बेंड हो रही है, मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं, देखिएगा, ठीक है। लाइट किस मीडियम से इंसिडेंस हुई थी, एयर से। किस में बेंड हुई है, सेकंड मीडियम में। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिवनेस निकल रहा है किसका निकल रहा है, N2 का, किसके रिस्पेक्ट में, N1 के। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू N2 एंड ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, ये फाइनल रिजल्ट है। यही आपका, आपके यहाँ डेरिवेशन नहीं है, आप सीधे इसको ना बता करके इसको भी बता देंगे, द रेशियो ऑफ द साइन इंसिडेंस एंड साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिसमें क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है। इसको आप पॉज कर दें और लिख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बाकी की चीज़ों को आप इतना देख लीजिए, बाकी इसमें जो टर्म बचे हुए हैं, कुछ बहुत सारे टर्म बचे हुए हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। देख लीजिए अपना जो भी चीज़ें इसमें।